What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी प्यारा, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार यहां पर न्यूज में भी रहता है। बात की जा रही है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में। तो कई बार न्यूज में रहती है ये यूएसए की वजह से भी। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है आप लोगों को। सबसे पहले बोला गया कि एक तरीका एग्रीमेंट है ऑल द जो पैसिफिक रिम कंट्रीज हैं एक्सेप्ट चाइना और रशिया। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि जहां पर स्ट्रेटेजिक अलायंस है, यहां पर उनका पर्पज है मैरी टाइम सिक्योरिटी ओनली। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पर ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है यहां पर? ए बी सी एफ डी। मेरे आंसर बताने से पहले आंसर दिया कीजिए, उसके बाद में आंसर देगा कीजिए। तो देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यहां पर यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। सबसे पहले बोला गया है ऑल पैसिफिक रिम कंट्रीज। ठीक है ना, तो देखिए अगर कहीं पर भी ऑल वर्ड इस तरीके लिखा दिखे ना, तो कोई ना कोई कंट्री ऐसी होगी जिसकी एक दूसरे कंट्री के साथ में मिलती नहीं होगी, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो सारी कंट्री किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होना वो पॉसिबल नहीं होता है। तो पहली स्टेटमेंट इस बेस पर आप लोग यहां पर गलत कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट में बोला गया कि यहां पर ये मैरी टाइम सिक्योरिटी ओनली। देखिए आज के डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए नहीं रह गई अकेले के, कोई ना कोई बात, खासकर क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ये कुछ ऐसी चीजें हो गई जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज के डेट में कॉमन आप लोगों को नजर आएगा। तो अगर कुछ भी नहीं पता है इस क्वेश्चन के बारे में तो भी आप लोग कुछ ना कुछ आंसर यहां पर इसका दे सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसका आंसर एक बार देख लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। तो आंसर तो हो गया यहां पर इसका डी, यानी कि कोई से भी सही नहीं है। अब थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये जो कंट्री है टोटल मिलाकर आप लोग यहां पर 12 कंट्री नजर आएंगी। एक हो गया कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, पेरू, यहां पर ये हो गया चिली, यहां पर जापान, ये हो गया वियतनाम, बर्नुई, सिंगापुर, मलेशिया, और ये हो गया यहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। एक कंट्री यहां पर जो है यूएसए, उसके द्वारा विड्रॉ कर लिए गए यहां से। आज के में टोटल 11 कंट्री यहां पर आप लोगों को पिक्चर में देखने को मिलती है। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर ये है, जो कि 11 कंट्री है, स्टार्टिंग में आप लोगों को 12 नजर आई थी। अगर बात की जाए यहां पर तो दूसरी स्टेटमेंट अगर देखने को मिलेगी, बोला गया कि एक मैरीटाइम ब्लॉक है। नहीं, ये एक तरीका ट्रेड ब्लॉक है, यानी कि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंट्री एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हुई थी, और काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जा रहा था। पर लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी कई बार होता था कि इंडिया, चाइना और रशिया जैसी कंट्री है ही नहीं है, तो ये जो ब्लॉक है ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। पर यूएसए के निकलने के बाद भी यहां पर जापान और यहां पर इसके साथ में न्यूजीलैंड, दो कंट्री ऐसे बन गई है जिनके द्वारा इसको रेक्टिफाई कर दिया गया, यानी कि इनकी पार्लियामेंट के द्वारा भी यहां पर इसको सपोर्ट कर दिया गया है। तो ये बातें हैं जो कि इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करता है ग्राम न्यायालय एक्ट के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि अगर हम लोग यहां पर ग्राम न्यायालय एक्ट के हिसाब से बात करें तो ये ओनली सिविल मैटर सुनता है, क्रिमिनल मैटर नहीं सुनता है। सिविल मैटर क्या हो जाए, शादी विवाह के बारे में बात कर ले, टैक्स की चोरी वगैरह ये हो गए, ये सिविल मैटर है। क्रिमिनल मैटर क्या है, किसी की हत्या कर दी, किसी को गोली मार दी, या फिर किसी के साथ में कुछ और एक्टिविटी आप लोगों को जो देखने को मिले, तो ये सारे आप लोगों को यहाँ पर क्रिमिनल मैटर देखने को मिलेंगे। तो ये बोला गया कि सिविल मैटर सुनता है, यहाँ पर क्रिमिनल मैटर नहीं सुनता है। दूसरे बोला गया कि एक्ट अलाउ करता है लोकल सोशल एक्टिविस्ट को एज ए मीडिएटर या फिर रिकॉन्सिलेटर, यानी कि जो बिचौलिया होते हैं, मध्यस्थता करते हैं, उनके तौर पर भी यहां पर अलाउ किया जाता है जो लोकल एक्टिविस्ट होते हैं। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। ए बी सी एफ डी सही आंसर यहां पर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका क्या, ये है बी,
यानी कि मीडिएटर का यहां पर काफी बड़ा रोल होता है। देखिए बेसिकली लो लेवल पर हम लोग इसीलिए यहां पर न्याय की व्यवस्था करते हैं ताकि जो ज्यादा अमीर आदमी नहीं है, खासकर जिसके पास में ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, उनको भी जस्टिस हम लोग प्रोवाइड करा सकें। तो इसी के चलते जो सेकंड स्टेटमेंट है यहां पर कई बार ये रहता है कि मीडिएटर का सहारा लेकर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। और अभी रिसेंटली आप लोगों को बताया हमारी कंट्री में अयोध्या डिस्प्यूट को भी यहां पर ये मीडिएटर के तौर पर सोल्व करने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके से भी अंडरस्टैंड आप लोग कर सकते हैं। पर लेकिन ये यहां पर बोला गया ओनली सिविल मैटर नहीं, क्रिमिनल और सिविल दोनों मैटर यहां पर ये सुन सकता है ग्राम न्यायालय। तो एक तरीका पूरा जस्टिस सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं ताकि आगे जाकर परेशान न होना पड़े, गांव के लेवल पर ही यहां पर सॉल्यूशन निकाला जा सके। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया यहां पर बी। आगे बढ़ता हूं। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया नेट मीटरिंग के बारे में। काफी डिटेल में ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर आप लोगों ने नैनो मैगजीन देखी होगी, और इसी के साथ में हिंदू वाली वीडियो भी आप एक्सप्लेन किया था। नेट मीटरिंग के बारे में पहली स्टेटमेंट कौन सी है ये देख लेते हैं। प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड और कंज्यूमर। तो ये नेट मीटरिंग के बारे में यहां पर है, यानी कि ये इसको प्रमोट करता है। दूसरा, यूज किया जाता है पाइप नेचुरल गैस किचन के लिए हाउस होल्ड के द्वारा। तीसरा बोला जा रहा है इंस्टॉल करते हैं यहां पर जो सीएनजी किट्स होती हैं मोटर कार के अंदर में, इंस्टॉल की जाती है वाटर मीटर अर्बन हाउस होल्ड में। सही आंसर यहां पर क्या है? ए में ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर यहां पर इसका ए, जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था। मान लीजिए आप लोग एक कंज्यूमर है, आप लोगों ने अपने घर की छत पर एक सोलर पैनल यानी कि एक सोलर प्लेट लगा ली। आप लोग यहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो जितनी आप लोग जनरेट कर रहे हैं उतनी अच्छा है, पर लेकिन जितनी आप लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं उसको क्या करते हैं आप लोग, उसको एक तरीके से ग्रिड सिस्टम के थ्रू आप लोग उसको सप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि उसको बेच भी सकते हैं। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, ये मैंने कहा था आप लोग याद रखिएगा, यानी कि फायदा का फायदा हो रहा है, उसी के साथ में बाद में आप लोग इसको बेचकर पैसे भी कमा पा रहे हैं। तो एक तरीके से घर गृहस्थी का खर्चा भी यहां से निकल जा रहा है। तो नेट मीटरिंग जो है बेसिकली यहां पर ये इसी तरीके से सोलर जो खासकर सोलर एनर्जी है उसको प्रमोट करने का एक साधन आप लोग बोल सकते हैं। आंसर ए हो गया। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि ये जो इंडेक्स है ये रिपोर्ट तैयार की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि जो ये रिपोर्ट है स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो इनोवेशन यहां पर टाइम होता है ईयर टू ईयर इंक्रीमेंटल क्या चेंज आया, और इसी के साथ में ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिली है, यानी कि ईयर टू ईयर भी चेक करता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में यहां पर आइडिया देता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू या फिर नन ऑफ द अबव। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर यहां पर क्या है इसका? जो सही आंसर है यहां पर इसका वो है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो ये इंडेक्स है यहां पर ये हमारा जो नीति आयोग है उसके द्वारा यहां पर रिलीज किया जाता है, यानी कि नीति आयोग के द्वारा यहां पर रिलीज किया जाता है, और रिसेंटली अभी इसका सेकंड एडिशन रिलीज किया गया है। दूसरी बात ये डेवलप किया जाता है नीति आयोग के साथ में मिलकर, वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है इसमें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ में जो कंसल्टेशन किया जाता है वो हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ में कंसल्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर सेकंड बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। वैसे तो यहां पर इसकी जो रिपोर्ट आती है ये आप लोगों को मतलब एक तरीके से जो एनालिसिस है वो ईयर ऑन ईयर किया जाता है, पर जो ओवरऑल रिपोर्ट यहां पर आती है वो उसकी 2 साल में निकल कर आती है। ठीक है, बाकी अभी अगर बात करें जैसे कि केरला स्टेट हो गया, यहां पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये टॉप 3 रैंक के राज्य आप लोग बोल सकते हैं। हरियाणा, राजस्थान, झारखंड यहां पर यहां पर भी इनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो दोनों के टॉप पर रैंक कैसे हैं? दोनों के टॉप पर रैंक कैसे हैं? स्टेट केरला, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तो ओवरऑल जो रैंकिंग रही उसमें टॉप पर है। अगर बात करें यहां पर हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, ये यहां पर टॉप 3 रैंकिंग आप लोगों को देखने को मिली इंक्रीमेंटल बेसिस पर। ठीक है, तो आंसर यहां पर बी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आसाम के बारे में है, तो आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। ये रिसेंटली काफी न्यूज में था, कई बार आप लोगों को फ्लड देखने को मिलती है यानी कि बाढ़ आसाम में, तो उसकी वजह से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट के नाम बता रखे हैं और पूछा जा रहा है यहाँ पर ये कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट ब्राक वैली के अंदर में आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात की जा रही है ये है करीमगंज, दूसरा बोला जा रहा है कछार, तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर ये हेलाकांडी, और चौथा बोला जा रहा है कार्बी एंगलोंग, पांचवा बोला जा रहा है दमाओ, ये है दिमा हिसाओ। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सा ब्राक वैली के अंडर आता है, ये बात आप लोगों से पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ए में बोला गया है 1 और 3, बी में बोला गया 1, 2 और 3, सी में बोला गया 2, 3 और 5, डी में बोला गया 1, 2, 3, 4 और 5। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, ये ब्राक वैली के अंडर में आता है। तो ब्राक वैली अगर आप लोगों से पूछे किस राज्य में देखने को मिलता है, तो ये आसाम में देखने को मिलता है।
और ये इसलिए भी कई बार न्यूज में है, अभी आप लोगों को पता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की वजह से भी आसाम काफी न्यूज में है। तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जो अलग अलग रीजन की वजह से यहाँ पर न्यूज में रहते हैं। तो 3 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर यहाँ पर ये ब्राक वैली वाला एरिया यहाँ पर काउंट करते हैं, जो कि रिसेंटली अभी काफी डिस्टर्ब एरिया भी माना जा रहा है। तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी बन जाते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में। अगर आप लोग यहां पर इस टर्म को समझना चाहते हैं तो सीधा सीधा आप लोग बोल सकते हैं नक्सलिज्म, यानी कि अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग यहां पर नक्सलिज्म का नाम लेकर यहां पर एक माइंड में पिक्चर बना सकते हैं कि क्या है ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, तो इसके बारे में स्टेटमेंट बोली गई है, क्या क्या स्टेटमेंट है ये कर जान लेते हैं। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है यहाँ पर ये क्रिएट, जो यहाँ पर ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है यहाँ पर ये डिवीजन क्रिएट किया गया 1996 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर ये LWE डिवीजन जो है इंप्लीमेंट करता है सिक्योरिटी रिलेटेड एम जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया के अंदर में। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार पर्टिकुलर जो फिनोमिनन है, खासकर जो नक्सलिज्म वाला फंडा है, इससे अफेक्टेड माने जाते हैं। तो सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 1 and 3, सी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3, डी में बोला जा रहा है 2 and 3। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर यहां पर इसका क्या है? तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है डी, यानी कि 2 and 3 स्टेटमेंट यहां पर सही हो गई, पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, ये जो बोला जा रहा है सबसे पहले तो जो इसका डिवीजन है ये यहां पर गलत दे रखा है, 1996 यहां पर बोला गया है, तो ये 1996 नहीं है यहां पर, ये बेसिकली 2006 है। तो पहली तो इंपॉर्टेंट बात ये है। नेक्स्ट जो बात यहां पर निकल कर आ रही है, देखिए ये जो एरिया होता है काफी इंपैक्टेड रहता है, ढंग से वहां पर काम नहीं हो पाता, तो कैसे इफेक्टिव वहां पर इंप्लीमेंटेशन करना है स्कीम वगैरह का, वो सारी चीजें देखने को मिलती है। और ये पर्टिकुलर एरिया जो यहां पर काउंट किया गया है, इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला, ये पर्टिकुलर एरिया ऐसे हैं जहां पर ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आप लोगों को देखने को मिलता है। बेसिकली ये चाहते हैं कि जो गरीब तबका है सोसाइटी का, ठीक है, तो उसके हाथ में पावर आ जाए, ऐसा कुछ आप लोग यहां पर बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग को बोला जाए तो, यानी कि डायरेक्ट वे में जनता का रूल आ जाए। ठीक है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? यहां पर आंसर हो गया डी। इसको वैसे आप लोग कनेक्ट नहीं करना, एक मोटे तौर पर डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को नक्सल वाला एरिया हो गया, तो वो क्या चाहते हैं कि कोई इंटरफेयर ना करे, अपने हिसाब से वहां पर रूल करे उसको, और गवर्नमेंट उनके हिसाब से काम करे, तो वो फंडा आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आंसर डी है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री की जो फसल बीमा योजना है उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या क्या स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? और देखिए कई बार आप लोगों ने यहां पर हिंदी का जो शब्द है वो थोड़ा आप लोग गलत देखने को मिलता है, क्योंकि गूगल से ट्रांसलेशन जब ट्रांसलेशन इसका किया जाता है तो कई बार यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैं आप लोग को ये पढ़कर भी बताता हूं। ठीक है, अगर कहीं आप लोग कोई प्रॉब्लम यहां पर दिख जाए तो आप लोग उसको बता दिया कीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन अगर होता है, वरना तो क्वेश्चन तो मैं आप लोगों के सामने पढ़ता ही हूं पूरा, तो क्वेश्चन को सुनने पर ज्यादा ध्यान दिया कीजिए आप। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है उसके बारे में एक एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो बोला जा रहा है, इस स्कीम के अंडर में यूनिफॉर्म प्रीमियम पे किया जाता है 2% का फॉर एनी क्रॉप कल्टीवेशन इन एनी सीजन, यानी कि किसी भी सीजन में कोई भी क्रॉप के लिए 2% प्रीमियम यहां पर इसके तहत यहां पर दिया जाता है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट यहां पर। दूसरा बोला जा रहा है ये स्कीम कवर करती है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यानी कि फसल काटने के बाद में जो लॉस होता है, अगर कोई साइक्लोन आ जाता है, अनसीजनल रेन हो जाती है, तो उसको भी यहां पर कवर किया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। ए बी सी या फिर डी सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? तो जो सही आंसर है यहां पर ये इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। तो थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये 18 फरवरी को लॉन्च की गई थी 2016 में हमारी कंट्री में। तो जब यहां पर ये लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, तो बेसिक फंडा ये था कि 1 नेशन 1 स्कीम होनी चाहिए, ताकि अर्लियर जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, कई सारी ऐसी स्कीम हमारी कंट्री में चल रही थी, तो उनको सबको रिप्लेस कर ये हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई, और आज की डेट में भी ये एक्टिव स्टेटस में चल रही है। ठीक है, तो बेसिक यहां पर फंडा क्या रहता है? तो बेसिक फंडा जो है यहां पर जो इंप्लीमेंट की जा रही है स्कीम, तो इसमें आप लोगों को अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। यहां पर एक बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सारा एक कवरेज यहां पर कर दिया गया है कि सबको यहां पर इक्वल दिया जा रहा है। तो जो क्रॉप का कवरेज यहां पर किया गया है, तो वो अलग अलग तरीके से यहां पर किया गया है कि किसको कितना पैसा देना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों से पूछा जाए
तो मैक्सिमम जो यहाँ पर बोला गया अभी यहाँ पर कि सबके लिए 2 है, तो ऐसा नहीं है। तो 2% फूड ग्रेन के लिए है, 5% यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा किसके लिए, ये है 5% यहाँ पर हॉर्टिकल्चर और कॉटन वगैरह के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रीमियम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, यानी कि अलग अलग प्रीमियम दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारी फसल को ही यहाँ पर काउंट किया जा रहा है। ओके, अगर कोई लोकल कैलेमिटी आती है, लैंडस्लाइड आती है, या कहीं पर कोई क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है, तो उसको भी काउंट किया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस भी काउंट किया जाएगा। स्टैंडिंग क्रॉप जो होती है, अगर उसमें कोई लॉस होता है तो वो तो देखने को मिलता ही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कवर करने की बात की जा रही है। ओके, इसी के साथ में अगर बात की जाए तो आप लोगों से जिसे पूछ ले आते हैं, तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर, तो वो यहाँ पर उसकी कंपनी है जो बेसिकली यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर रही है। कई सारी दुनिया भर की कंपनी है, ऐसी कोई एक कंपनी नहीं है कि कोई एक ही कंपनी इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये काफी अच्छी स्कीम है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में। तो बेसिन अगर आप लोगों से कोई पूछे क्या मतलब हो गया, जैसे आप लोग वॉश बेसिन देखते हैं, ठीक है, तो पानी आप लोग डालते हैं तो ये पानी जो यहां से इकट्ठा होकर यहां पर चला जाता है, तो जहां तक जो रिवर फैलती है तो उसका बेसिन एरिया होता है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। पहले बोला गया जो रिवर बेसिन है वो एक यूनिट है ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यानी कि प्लानिंग और मैनेजमेंट का काम किया जाता है इस अथॉरिटी के द्वारा। ये यहां पर एक तरीके से जो इसकी अगर बात की जाए स्पेयर हेड जो है रिवर कंजर्वेशन एफर्ट जो है वो नेशनल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि अगर बात की जाए राष्ट्रीय, यहां पर राष्ट्रीय लेवल पर तो नदी का संरक्षण का प्रयास यहां पर किया जाता है इसके थ्रू। तीसरा बोला गया जो चीफ मिनिस्टर यहां पर जिस एरिया के बारे में बात करते हैं वो यहां पर चेयरमैन रहता है इसका, और ये रोटेट होकर इसी तरीके से चेयरमैनशिप घूमती रहती है। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। ए बी सी या फिर डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका ए, यानी कि 1 and 2 स्टेटमेंट यहां पर सही है। थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ना कि चीफ मिनिस्टर यहां पर होते हैं। किस तरीके से जो हम लोग जो रिवर हैं उनको इफेक्टिवली उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर यहां पर फोकस दिया जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कई बार रिवर डिस्प्यूट की वजह से भी कई सारी चीजें आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती हैं, तो इसलिए आइडिया होना चाहिए। आगे चलता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अटेम्प्ट कराया था इससे, अब ये दूसरे एंगल का क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, जिसको ETPBS बोला जाता है, इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया सर्विस वोटर यहां पर इसको यूज करते हैं। दूसरे बोला गया कि वाइफ ऑफ द सर्विस वोटर जो है जो रिजाइड करती है उनके साथ में वो यहां पर इसको यूज करते हैं। दूसरा बोला गया ओवरसीज जो वोटर हैं वो इसको यूज करते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। तो सही आंसर यहां पर इसका क्या है? तो जो आंसर है यहां पर इसका आंसर हो गया यहां पर बी, यानी कि 1 and 3 स्टेटमेंट सही है। पहले में बोला गया सर्विस वोटर, जी हां, अगर कोई सर्विस कर रहा है तो वो यहां पर देखने को मिलेगा। वोटर एक तरीके से अगर किसी भी लेवल पर सर्विस प्रोवाइड करा रहा है जब यहां पर इलेक्शन हो रहे हैं। दूसरा ओवरसीज वोटर जो रहते हैं, यानी कि जो प्रवासी मतदाता है वो यहां पर यूज करते हैं। तीसरा बोला जा रहा है वाइफ ऑफ द सर्विस वोटर हु डज नॉट रिजाइड विद हिम। देखिए तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर कोई सर्विस करने वाला बंदा है, ठीक है, उसकी वाइफ उसके साथ में रह रही है, तो तभी तो पॉसिबल है कि यहां पर इसको ये वोटिंग करा दिया जाए। अगर इसके साथ में ही नहीं है, वो अपने लोकल एरिया में कहीं पे मैके या फिर अपने जो ससुराल में रह रही है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? यहां पर आंसर हो गया बी, कि ताकि उनको वोटिंग राइट दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। दीवाने खास इन रेड फोर्ट, ये किससे रिलेटेड है? तो लाल किले के अंदर जो दीवाने खास है उसके बारे में आप लोगों से पूछा गया है। एक हॉल है प्राइवेट ऑडियंस के लिए, दूसरा बोला गया है एक गार्डन है, तीसरा बोला गया है प्लेस ऑफ कलर्स है, पैलेस ऑफ कलर्स, चौथा बोला गया है पिलर्स ऑफ मॉस्क है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, बी, सी या फिर डी? तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है यहां पर ए, यानी कि हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस है। यानी कि जो दीवाने खास, आप लोग समझ सकते हैं इससे खास आदमी, यानी कि अगर मान लीजिए आप लोगों से कोई इंपॉर्टेंट पर्सन मिलने आता है, कोई इंपॉर्टेंट आदमी, तो उनके लिए यहां पर आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं ये रेड फोर्ट के अंदर है। और रिसेंटली अभी रेड फोर्ट के अंदर रिस्टोरेशन का काम किया गया है हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसकी वजह से ये पर्टिकुलर एरिया अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो क्वेश्चन बन सकता है, आंसर इसका ए हो गया। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से पूछी जा सकती है, ये जो बेसिक था इसको शाह महल, यानी कि एक तरीके से शाही पर्सन जो होते हैं, जैसे अकबर जो थे, मान लीजिए मिलना है किसी से, उनको खासकर जो कोर्टीज थे उनके, इसी के साथ में स्टेट के जो गेस्ट थे, तो उनको यहां पर वो मिलते थे। ओके, तो ये तो हो गया आज का डिस्कशन। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के सामने जिसका आंसर आप लोगों को देना है, रिसेंटली अभी मैंने डिस्कस भी किया था ये आप लोगों से, अगर आप लोगों को याद होगा तो रिवीजन आप लोग कर लीजिए। चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, पहली स्टेटमेंट।
दूसरा बोला गया चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट हैज फिक्स टेन्योर। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया अभी रिसेंटली। ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। तो सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और जब आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। और देखिए टाइम मिले तो आप लोग चीजों को दूसरों के साथ में शेयर कर दिया कीजिए या फिर पढ़ा दिया कीजिए। सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।